नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और ख़ास तौर पे देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो डीआरजी है ये अब माओवादियों नक्सलवादियों के लिए काल बना हुआ है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि जो भी नक्सली इलाके हैं वहाँ पर जो डीआरजी की मौजूदगी है, जो उपस्थिति है, ये क्यों चर्चा में है। क्योंकि ये सरकार का एक दम्भ है, एक घोषणा है कि 2026 में पूरे देश को हम नक्सलवादी माओवादियों से मुक्त करा देंगे। तो ये जो डीआरजी के ऊपर जो गेम खेला जा रहा है सरकार का जो पूरा एक दावा है, जो डीआरजी के आधार पर कहा जा रहा है कि पूरी तरह से नक्सलवादियों से मुक्त करा देंगे देश के गृह मंत्री देश को। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और डीआरजी है क्या? डीआरजी इनकी जो गठन है, संगठन है, जो इनका स्ट्रक्चर है, इनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, इनके किन क्षेत्रों में कह सकते हैं कि इनकी तैनाती की जाती है और क्यों इतना एक तरह से अहम माने जा रहे हैं, तो इसी विषय पर हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा नक्सलवाद और माओवाद से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माओवादियों के लिए एक तरह से काल बना हुआ जो डीआरजी ये चर्चा में है। तो देखिए, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले न्यूज़ आर्टिकल है, इसको हम देखते हैं। तो नक्सली इलाकों में जो डीआरजी है ये अब चर्चा का विषय बने हुए। क्यों बने हुए? तो भारत में जो भी हथियारबंद जो माओवादी हैं उनके जो संघर्ष है, उनका जो इतिहास है वो आज का नहीं रहा है, वो इतिहास काफ़ी पुराना रहा है और कई इसकी वजहें भी बताई जाती हैं क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं ये आज़ादी से पहले से मानी जाती हैं। हालांकि 60 के दशक में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का जो नक्सलबाड़ी है, इस नक्सलबाड़ी आंदोलन में ही इसे एक तरह से देखें तो इसकी जो जड़ें हैं वो देखने को मिली, या कह सकते हैं इस आंदोलन का जो उभार है वो पश्चिम बंगाल के नक्सल आंदोलन से शुरू हुआ। उसके बाद देखें तो कई बार इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला। और अब अगर हम बात करें कि गृह जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के मुताबिक ये अब कहा जा रहा है कि जो पहले 2024 में लगभग देश के 9 राज्यों में कई जो इलाके थे वो इनसे प्रभावित थे, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे जो इलाके हैं वो क्या हो चुके हैं, इनसे मुक्त हो चुके हैं। तो इस कारण से सरकार की तरफ से कई सारे दावे किए जाते हैं। हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई सरकार लड़ रही है वो अब 2026 तक क्या हो जाएगी, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यानी कि अपने देश में माओवाद नक्सलवाद का जो एक वर्चस्व एक समय रहा है वो पूरी तरह से 2026 में जो बचा खुचा है वो समाप्त हो जाएगा। और इस दावे की जो वजह है वो बताते हुए सरकार अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज़ को और नक्सलियों के खिलाफ जो सुरक्षा बल है उनकी जो कार्रवाई है उसको इसका श्रेय देती है। खास तौर पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पे जो सरकार है उसने इनके संदर्भ में कार्रवाई की है और इसके तहत देखें तो खास तौर पे पुलिस का एक जो संगठन है वो इस तरह के जो भी घटनाक्रम है उनको अंजाम दे रहा है, जो कि इस समय चर्चा में है, जिसकी आज हम बात करें कि जो डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व गार्ड है यानी जिसे हम डीआरजी बोलते हैं, ये सबसे खास तौर पे इस समय चर्चा में, क्योंकि अभी वर्तमान में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कुछ क्षेत्र जहां आज भी नक्सलवाद की जो जड़ें हैं अभी भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये जो चर्चा में है कि डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व गार्ड है यानी कि डीआरजी है, इनका जो नाम है यही मायने रखता है। और राज्य सरकार के मुताबिक देखें तो बाकी सुरक्षा बलों की तुलना में जो डीआरजी है इनकी जो भूमिका है ये अलग ही है, खासतौर पे नक्सलवाद और माओवाद के संदर्भ में। और इनकी भूमिका जो है वो अलग ही नहीं है बल्कि काफ़ी अहम मानी जाती है। और देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने एक तरह से इनकी अगर माने तो इनका ये कहना है कि वामपंथ जो उग्रवाद है जो 2013 में देखें तो देश के लगभग 20 जो राज्य हैं उन तक फैला हुआ था, ये अपने पैर पसार चुका था। देश के 142 जिलों में नक्सलवादी एक्टिव थे, लेकिन अब क्या है कि वो बड़ा ही सीमित होते हुए 182 जिलों से क्या पहुंच चुका है कि अब केवल देश के 38 लगभग जिलों में ही नक्सलवाद अभी भी सक्रिय है। लेकिन
ये कहा जा रहा है कि क्या 58 साल पुराना जो उग्रवाद है, नक्सलवाद है, माओवाद है, क्या जिसे देश में लगभग देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी जानें ली है। 40,000 से भी अधिक जो ऑफिशियल डेटा है, ये माना जाता है कि इन नक्सली गतिविधियों से लोगों की जानें गई। तो क्या अब जो समय है 2025 का लगभग ख़त्म होने वाला समय है, अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना बचा है और 2026 में सरकार कह रही है कि वो पूरी तरह से देश को इनसे मुक्त करा लेगी। तो क्या ये संभव है? तो ये एक बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पे ऑप्शनल जो कोर्स हैं उनके संदर्भ में जो भी ऑनलाइन मोड पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो ऑप्शनल कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, इन पर मोर देन 60% की जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। तो ये आपको छूट कब तक प्राप्त हो सकती है? तो 2 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 के बीच में ये छूट प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर हैं इन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जो सबसे खास चर्चा है यहां पर कि पहले से ही देश के जो गृह मंत्री है उन्होंने घोषणा कर दी है कि 31 मार्च 2026 की जो डेट है वो डेट महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस डेट के लिए गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद को हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। हथियारबंद जो माओवादी हैं उनसे संघर्ष से जो बस्तर में देखें तो डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व गार्ड है वो इस समय एकदम फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, और कहीं न कहीं उन्हीं के आधार पर गृह मंत्री ने ये बात कही भी थी। तो क्या वास्तव में जो नक्सली इलाके हैं वहाँ पर जो डीआरजी है वो काम कर रही है, तो क्या वो पूरी तरह से नक्सलवाद की जो जड़ें हैं उनको समाप्त कर देगी, जिसके दम पर 2026 में पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दावा देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। तो ये जो दावा किया जा रहा है डीआरजी के दम पर, स्थानीय जो एक तरह से आदिवासी हैं, पूर्व जो नक्सली इस डीआरजी संगठन में शामिल हैं, तो क्या इतना ये अहम है, इतना कारगर है, ये पूरी तरह से क्या देश से अब नक्सलवाद को समाप्त कर देगा? ये अलग बात है कि डीआरजी ने कई सारे सफल अभियान चलाए हैं। 2025 में देखें तो अबूझम जो गढ़ है, कांकेर है, वहाँ पर कई सारे सफल ऑपरेशन इसने किए हैं। ब्लैक फॉरेस्ट में भी देखें तो बड़ी संख्या में ये एकदम से एक्टिव मोड पे थे और लगभग 31 जो नक्सली हैं उनको मार गिराए थे। तो डीआरजी जो जवान हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें नुकसान नहीं हुआ, डीआरजी बहुत सारे जो जवान हैं उन्होंने बलिदान भी दिया है। लेकिन सबसे अहम प्रश्न है कि क्या वास्तव में जो माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, वो अब समाप्त हो जाएंगे? जो बात कही जा रही है अमित शाह के द्वारा, तो जुड़े हुए बहुत सारे आंकड़े हैं जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो जो भी देश के सुदूरवर्ती इलाके हैं, जो जनजाति गांव हैं, उन गांवों के विकास में सबसे बड़ी जो बाधा इस समय वर्तमान में बने हुए जो नक्सलवाद जो विचारधारा है, नक्सलवादी जो लोग हैं वो बने हुए, और इन्हीं नक्सलवाद को लेकर केंद्र सरकार का ये दावा लगातार किया जा रहा है कि मार्च 2026 तक हम क्या करेंगे कि पूरी तरह से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त कर दिया जाएगा। और गृह मंत्रालय ने ये जो दावा किया है ये डीआरजी के दम पर किया है। तो जो एक तरह से देखें तो वामपंथी जो उग्रवाद है, विशेष रूप से माओवादी विद्रोह से निपटने के लिए एक तरह से सबसे अहम माने जा रहे हैं। माओवाद के खात्मे में देखें तो डीआरजी का विशेष योगदान रहा है। पिछले 1 साल में एक तरह से डीआरजी गेम चेंजर साबित हुआ है देश में माओवाद और नक्सलवाद के संदर्भ में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने पिछले 1 साल में डीआरजी के जवानों की मदद से कई सारे बड़े जो ऑपरेशन संचालित किए हैं, जिसमें कई सारे जो लीडर्स हैं नक्सलवादी वो भी मुठभेड़ में मारे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो स्थितियां हैं वो कहां तक पहुंची हैं? क्या वास्तव में अब एक तरह से इधर देखें तो 3 महीने, उधर 3 महीने, तो अब केवल 6 माह बचे हैं। तो क्या 6 माह में देश से पूरा जो नक्सलवाद है वो नक्सलवाद क्या समाप्त हो जाएगा? जो माओवाद है वो क्या समाप्त हो जाएगा? ये सबसे अहम बात है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका जो डीआरजी की बात कही जा रही है, तो डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व गार्ड है वो फोर्स है क्या? तो इस फोर्स के संगठन के बारे में बात करेंगे, कैसे ये काम करती है, इसमें भर्तियां कैसे होती हैं और कैसे ये काल बना हुआ है नक्सलवादी और माओवादियों के लिए। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही अहम हो जाता है। डीआरजी फोर्स की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ही कारगर माने जाते हैं। नक्सली इलाकों में देखें तो डीआरजी जो है इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रिक्ट आरक्षित क्षेत्र, या कह सकते हैं कि जिला आरक्षित, जो कह सकते हैं कि एक तरह से जो पूरा गार्ड है
वो कहा जाता है। ये एक तरह से सुरक्षा बल है, यही डीआरजी का फुल फॉर्म है। छत्तीसगढ़ में जो डीआरजी है, इनका जो गठन है ये बहुत पहले नहीं हुआ है, 2015 में हुआ है, लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। और हथियारबंद जो माओवाद हैं उससे प्रभावित जो ज़िले हैं, उन ज़िले की पुलिस के पास डीआरजी की कई सारी टीमें वहाँ पर एक तरह से तैनात की जाती है। और ये भी बताया जाता है कि डीआरजी के जो जवान हैं, उन जवानों को तनख्वाह और बाकी जो सुविधाएं हैं वो स्थानीय पुलिस जैसी ही प्रदान की जाती है। फ़र्क उनके काम में होता है, उनके वर्क में होता है, क्योंकि डीआरजी को ज़्यादातर पे कमबैक जो ऑपरेशन है, जो मुठभेड़ है, उसी कार्य के लिए इन्हें एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है। रोज़मर्रा की जो पुलिसिंग है उसमें इनकी जो भूमिका होती है वो सामान्यतः कम होती है। इनका जो गठन है ये विशेष रूप से जो नक्सल क्षेत्र होते हैं, माओवादी वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनके खात्मे के लिए किया गया है। और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जो सुरक्षा बल हैं वो इसमें एक्टिव रहे हैं, बड़े स्तर पे काम भी किए हैं। इससे नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें जो लोकल पुलिस है उसे सबसे अधिक मदद मिला है। इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में देखेंगे तो ये भी कहा जाता है कि विशेष जो ऑपरेशन है उन्हें अंजाम देने के लिए ये सबसे कारगर साबित हुए हैं। और डीआरजी के जो सदस्य अक्सर आप देखेंगे दूर दराज के जंगलों में ऑपरेशन करते रहते हैं। यहाँ तक कि डीआरजी में केवल पुरुष ही शामिल नहीं है, पुरुष के साथ क्या है कि इसमें जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की भी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। तो विशेष कारगर बनाने के लिए इसमें एक तरह से देखें तो जेंडर न्यूट्रल फोर्स कहा जा सकता है। दूसरी बात करें कि कैसे इसमें भर्ती होती है रिजर्व गार्ड में, तो डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व गार्ड है इनकी भर्ती जो प्रक्रिया है अन्य जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो सुरक्षा बल हैं, उन्हीं की प्रक्रिया के तरह नहीं होती है, थोड़ा सा अलग होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी स्थानीय जो आदिवासी हैं, जो लोकल ट्राइब्स होते हैं, उनके लिए देखें तो उनके स्तर पे क्या है कि इसमें एक तरह से आइडेंटिफिकेशन होता है। उन्हीं स्थानीय आदिवासियों के जो युवा होते हैं, जो यूथ होते हैं, उनको इसमें भर्ती किया जाता है, क्योंकि इन्हें अपने आसपास के जो भी इलाके होते हैं, जो जंगल होते हैं, उनकी जो जानकारी होती है वो बड़ी सटीक होती है। तो इस कारण से क्या है कि इन्हें इसमें शामिल किया जाता है। इसके साथ ही पूर्व जो नक्सलवादी रहे हैं, जो कि एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं, उनको भी इसमें जगह दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि उन्हें नक्सलवादियों की पूरी प्रक्रिया, उनके सेंटर, उनके जगह, उनके जो भी कह सकते हैं कि हथियार, जो लॉजिस्टिक है, उनकी जानकारी होती है। कई रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो सरेंडर कर जो डीआरजी में शामिल हो चुके जो माओवादी हैं, उनकी मदद से सुरक्षा बलों ने कई सारे बड़े जो ऑपरेशन हैं उनको पूरी तरह से सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और एक बड़ी सफलता भी प्राप्त की है। तो इस कारण से देखें तो ये चर्चा में रहे। माओवादियों के खिलाफ देखें तो अभियान में सबसे आगे रहने वाले डीआरजी रहे और एक देखें तो इन्हें शहीद भी होना पड़ा है। और इसी साल 2025 में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 8 जवानों की जान चली गई थी। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में देखें तो बीजापुर में 2023 में 10 जो डीआरजी जवान हैं वो ऑपरेशन के दौरान उनकी एक तरह से देखें तो मौत हो गई थी। डीआरजी ने कई सफल ऑपरेशन किए हैं। इनके ऊपर सुरक्षा जो जोखिम है वो सबसे अहम हो जाता है और इस कारण से देखें तो मानवाधिकार, फर्जी मुठभेड़ जैसे जो आरोप है ये भी इनके ऊपर लगते रहे। लेकिन अभी तक देश में देखें तो नक्सलवाद या माओवाद के समाप्ति के लिए ये सबसे अहम है और इन्हीं पर अब गेम खेला जा रहा है देश के गृह मंत्री के द्वारा कि हम पूरी तरह से 2026 में नक्सलवादियों को समाप्त कर देंगे। कैसे गेम चेंजर साबित हुआ है डीआरजी? एक बड़े ही महत्वपूर्ण अधिकारी की बात करें तो डीआरजी पर भले ही कई सारे आरोप लगे हैं कि फर्जी मुठभेड़ भी करता है या इस तरह के जो भी आरोप लगे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं वो इसे गेम चेंजर मानते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग और जो भी सरेंडर कर चुके नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, उनको दूर दराज के जो गांव है, जो जंगल है, उसकी एकदम सटीक और अच्छी जानकारी होती है। इसीलिए वे माओवादियों से लड़ाई में अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनकी तुलना में बेहतर साबित होते हैं। अब सबसे जो अहम प्रश्न उठ रहा है कि क्या 2026 तक जो नक्सलवाद, माओवाद है वो देश से समाप्त हो जाएगा? तो एक रिपोर्टर की माने तो डीआरजी के जो जवान हैं उन जवानों से पूछा गया कि सरकार कह रही है कि 2026 तक क्या होगा कि हथियारबंद जो माओवाद है, जो नक्सलवाद है, उसका पूरी तरह से खात्मा सरकार कर देगी। तो वे क्या सोचते हैं, डीआरजी के जो जवान हैं वो क्या सोचते हैं? तो देखिए, एक जवान ने कहा कि मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा। ये यानी कि जो नक्सलवादी, जो माओवादी हैं, कोई वर्दी वाली सेना नहीं है और ये लोग अक्सर आम लोगों में क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और इन्हें पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और
डीआरजी सदस्य ने कहा कि कुछ हथियारबंद जो माओवादी हैं वो सरेंडर तो कर रहे हैं, कुछ मारे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे अब भी लोगों की भर्ती कर पा रहे हैं, यानी लोगों की सोच में अभी भी पूरी तरह से ये समाप्त नहीं हो पाया। और इसी वजह से उनका कहना है, डीआरजी के जो मेंबर्स हैं, कि पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, ये एक तरह से देखें तो संभव नहीं लगता है। इन जब डीआरजी की अगर बात करें, डीआरजी ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। उनका मानना है कि समय सीमा जो 2026 की है ये थोड़ा सा यथार्थवादी है और एक तरह से देखें तो ज़्यादा राजनीतिक लगती है 2026 तक, क्योंकि टारगेट बड़ा है और टारगेट पूरा करने के लिए समय कम है। नक्सली पीछे हटे भी हैं, ख़त्म भी हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से देखें तो ये क्या है, ख़त्म नहीं हुए। क्योंकि बीजापुर के एक बड़े महत्वपूर्ण पत्रकार है गणेश मिश्रा, वो इससे सहमत नहीं है कि 2026 तक पूरी तरह से नक्सल जो विचारधारा है नक्सलवादी सिकुड़ कर समाप्त हो जाएंगे, बल्कि वे कह रहे हैं कि नक्सलियों के जो गढ़ हैं उन गढ़ों के सिकुड़ने और उपेक्षित गांव में सरकारी सेवाओं का जो विस्तार है वो सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि यही संभव बनाएगा कि वो पूरी तरह से नक्सलवाद को समाप्त कर पाता है कि नहीं पाता है। तो अगर नक्सलवादियों को मारा जा रहा है तो उनकी जो विचारधारा है वो अभी भी मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है, और इसमें सबसे अहम रोल निभा सकता है कि वहाँ के विकास की जो प्रक्रिया है। तो इस बात पर बार बार चर्चा की जा रही है कि अभी भी क्या है कि 2026 का जो समय है ये एक तरह से रियलिटी में नहीं लग रहा है, यथार्थवाद में नहीं लग रहा है, ये बल्कि राजनीतिक एक घोषणा की तरह दिखता है, क्योंकि अभी भी इस पर काफ़ी कुछ काम होना बाकी है। आरक्षित गार्डों ने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन भी संचालित किए हैं, जैसे अबूझगढ़ जंगल में डीआरजी का ऑपरेशन हुआ और इसमें देखें तो बड़े स्तर पे सफलता मिली, या फिर कांकेर जिले में मुठभेड़ हुआ, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला, जैसे 11 मई 2025 तक डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त जो टुकड़ियां हैं इन्होंने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित जो करगुटाल है इसकी पहाड़ियों में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया और इसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें टॉप लीडर्स भी थे, बड़े स्तर पे जो आर्टिलरी है, लॉजिस्टिक है या संचार उपकरण है या बहुत सारे खतरनाक जो हथियार है वो भी जब्त किए गए। ऐसे ही आप देखेंगे कि इस तरह के जो ऑपरेशन है वो संचालित किए गए। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हथियारबंद जो आंदोलन ये शुरू हुआ, अगर थोड़ा सा इस पर हम संक्षिप्त रूप से बात करें तो इसकी जो जड़ें हैं ये कम्युनिस्ट के नेतृत्व में चलने वाले सशस्त्र जो तेलंगाना आंदोलन है उसमें देखने को मिलती है। और ये आंदोलन जमीन के मालिकाना हक का शोषण के खिलाफ माना जाता है। जैसे 1960 के दशक में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का जो नक्सलबाड़ी नामक एक गांव था, वहीं से ये संघर्ष शुरू हुआ। नक्सल जो आंदोलन है उसी एक तरह से जगह के नाम पर पड़ गया, जो नक्सलवाड़ी था नक्सल आंदोलन पड़ गया। दिसंबर 2024 में गृह मंत्री ने बयान दिया और देश के 9 राज्यों में जो नक्सली हिंसा है उसके संदर्भ में ये कहा कि अब जल्द ही हम इसे समाप्त कर देंगे। तो इस तरह के जो समय समय पर देखें तो इसका जो विद्रोह है, इसका जो स्वरूप है, इसमें घटनाक्रम है, उसमें बड़े स्तर के बदलाव भी देखने को मिले हैं। ये जो विद्रोह इसके तहत तो हो रहा है, ये एक तरह से क्षेत्रीय जो फैलाव है, क्षेत्रीय असंतोष है, जो उसका भी एक कारण इसमें माना जाता है। और सरकार ने लोकसभा में ये माना कि साल 2010 में इस संघर्ष में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसमें आम जो नागरिक हैं, जो सुरक्षा बल है, वो भी शामिल हैं। 2010 हिंसा के लिहाज से देखें तो सबसे बुरे सालों में माना जाता है, खासतौर पर नक्सलवाद और माओवाद। लेकिन 2024 में सरकार ने दावा किया कि साल 2010 की तुलना में माओवादी नक्सलवादी जो हमले हैं उसमें आम नागरिकों और जो सुरक्षा बल हैं उनकी होने वाली जो मौतें हैं उनमें बड़े स्तर पर कमी आई है। कुछ और आंकड़े हैं, जैसे रेड कॉरिडोर ऑफ जो नक्सलाइट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं पूरा ये एक तरह से गलियारा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इधर से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र खास तौर पे माने जाते रहे। डेथ भी बड़े स्तर पे हुई है, जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि 2024 में 267, झारखंड में 69। तो ये जो दोनों राज्य ये सबसे अधिक प्रभावित है और यहीं पर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि लोगों की जाने गई है, चाहे वो सुरक्षा बल हों चाहे वो आम नागरिक हों।
अगर नक्सलिज्म के एंड की बात करें तो ये जो एंड है, अब देखने वाली बात है कि जो 31 मार्च जो 2026 है उस तक कैसे संभव हो पाता है। क्योंकि जो बार बार कहा जा रहा है कि सरकार के स्तर पे विकास के लिए, इनके लिए काम करने की जो बात है, सरकारी योजनाओं की बात है, वो सबसे अहम हो जाती है। क्योंकि जो बस्तर वाला क्षेत्र है, बस्तर में अब भी सड़कें बनाई जा रही हैं, नए स्कूल खोले जा रहे हैं, मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, कई इलाकों में निर्माण जो गतिविधियां हैं वो भी संचालित की जा रही हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से जुलाई 2025 के बीच में इस क्षेत्र में लगभग 116 नए जो सुरक्षा कैंप हैं वो बनाए गए, ताकि आम लोगों को सुरक्षित वो हैं इसका एहसास भी दिलाया जाए और वो फिर से एक बार इस तरह के लोगों के कहीं ना कहीं देखें तो बहकावे में न आए। इनमें से आधे से ज़्यादा देखें तो जो एक तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बना दिया गया, और सरकार का दावा है कि ऐसे जो कैंप बनाए जा रहे हैं, जो 116 कैंप यहाँ पर बस्तर में बनाए गए हैं, ऐसे कैंपों से दूर दराज के जो इलाके हैं उसमें जो लोग हैं, लोगों को ज़रूरी जो सेवाएं हैं वो देना आसान होगा। तो सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी भी जितना चाहिए उतना नहीं है। एक नज़र अगर हम डालें कि नक्सलियों का जो दबदबा है अभी भी वर्तमान में कायम है। जैसे इसमें देखेंगे तो सबसे जो इस समय छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो सबसे अधिक देखेंगे तो नक्सलवाद से प्रभावित है, माओवाद से प्रभावित है। इसके बाद झारखंड है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो ये सारे राज्य हैं जो आज भी क्या है कि एक तरह से नक्सलवाद से प्रभावित है। खासतौर पर अगर हम थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दो जो क्षेत्र हैं, जैसे नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा, सुकमा, अब बस्तर भी है, तो ये सारे क्षेत्र यहाँ सबसे अधिक नक्सलवाद से प्रभावित हैं। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम जो सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है, लातेहार वाला जो क्षेत्र है, अभी क्या है वो हॉट स्पॉट बना हुआ है दोनों क्षेत्र, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो कुछ क्षेत्र है जहाँ पर एक तरह से देखेंगे तो नक्सलवाद का प्रभाव देखने को मिला है, जैसे गढ़चिरौली में देखने को मिला है। उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा में क्या है कि सबसे खास बात ये देखने को मिली है कि सक्रिय जो कार्यकर्ता है उनकी संख्या अभी भी यहाँ कहा जाता है कि 100 से 120 जो नक्सलवादी हैं वो एक्टिव हैं, एकदम सक्रिय हैं। और 2025 में जो नेता गजरला रवि हैं उनकी हत्या के बाद देखें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में विशेष जो नक्सलवादी जो गतिविधियां हैं उनमें कमी आई है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो बालाघाट वाला जो क्षेत्र है, अभी भी अगर आप देखेंगे तो बालाघाट वाला जो रीजन है ये क्या है, नक्सल से प्रभावित माना जा रहा है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो अपने देश के क्षेत्र हैं जो अभी भी नक्सलवाद से प्रभावित हैं। अब सरकार को इसके लिए काम करना होगा कि कैसे इन क्षेत्रों से पूरी तरह से नक्सल जो विचार है, नक्सलवादी जो लोग हैं उनको हटाया जाता है, और या फिर उन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें आम विकास की धारा से जोड़ लिया जाता है। अब ये देखी जाने वाली बात है कि 31 मार्च 2026 तक क्या सरकार की जो घोषणा है कि भारत नक्सल मुक्त होगा, ये क्या अचीव कर लिया जाएगा या इस समय सीमा को और बढ़ाना पड़ सकता है, ये तो समय बताएगा। तो आज के एपिसोड में इसी मुद्दे की चर्चा की है हम, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी बात की। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।